हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज, मतलब नई क्या है, पुरानी। अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी ना, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक नए लेक्चर जो कि हिस्ट्री के बारे में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पढ़ाई करी थी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में, राइट। तो अब हम लोग आज दूसरी लेक्चर्स के साथ आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे उससे आगे क्या हुआ था, कि जैसे कैसे यूरोपियंस में और सारी कंपनीज जो थी वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे इंडिया तक पहुंची, वो सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं, अब इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि ये पूरी तरीके से फ्री वीडियो लेक्चर है, आपको कोई इसके लिए भी कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं नया लेक्चर। उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं फिर से कि आपको जो भी पीडीएफ या कुछ चाहिए होगा तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल पे आप हम लोग को पिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास स्कैनर है, स्कैन करिए, मुझे पिंग करिए, पिंग करके आपको सारे नोट्स और जो भी आपको रिक्वायर्ड क्वेरीज होंगी वो सारी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। इसी के साथ साथ आप हमें जल्दी से जल्दी फॉलो करिए। कहाँ फॉलो करेंगे आप? हमें पढ़ा फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल्स पे भी। तो यहाँ पे हम लोग आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज क्या, देखिए हमारे पास ये सारे चैनल आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइक 9th 10th और 6th 7th 8th के बच्चे हैं, उनके लिए मैथ्स के लिए भी वीडियोस वगैरह हम लोग मेंशन करते रहते हैं। जनरल नॉलेज की वीडियोस हम लोग ने अपलोड कर रखी है, बीटेक एमबीए वालों के लिए भी हम लोग ने वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो वहां पे जाकर के आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और आपने पिछली वीडियो को, जो लेक्चर 1 वाली वीडियो थी हिस्ट्री के आरआरबी एनटीपीसी के, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। अभी भी कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लीज और भी ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए कि बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो, आपको मजा आ रहा है कि नहीं उस लेक्चर में। देखिए हिस्ट्री इज काइंड ऑफ की क्या है, हिस्ट्री एक कहानी है, ठीक है। तो कहानी को थोड़ा एंटरटेनमेंट से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोरियत से आपको बाबा जी के प्रवचन की तरह सुनाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ा हंसी ठिठोली के साथ हिस्ट्री पढ़ते रहे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि हम लोग ने थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। वहां पे हमने पढ़ा था कि भैया पहली बार कौन हमारे यूरोप, मतलब इंडिया में कौन किस लिए आया था, कैसे आया था, क्या क्या चीजें हुई थी। हमको पता है कि 1757 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, 1947 तक ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेजों ने राज किया था। तो अगर राज 1947 तक किया था तो शुरुआत भी कहीं से हुई होगी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1757 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब ये लड़ाई और ये जो ब्रिटिश शासन चला था, लोग हमारे इंडिया में आ रहे थे। तो इंडिया हमारा इतना पॉपुलर है ना कि लोग, हर लोग यहाँ पे बसने का बहुत सोचते हैं ना। हम दिल वाले हैं ही इंडिया वाले इतने, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये लोग आए क्यों थे? आने का सीधा सा कारण था क्या? मसाले, मतलब एमडीएच, एमडीएच है ना, मसाले मतलब स्पाइसेस। और आपको आज भी पता है कि हमारा जो साउथ एरिया है इंडिया का, वहां पे स्पाइसेस के लिए, मसाले के लिए ज्यादा फेमस है। बहुत सारे मसाले मिलते रहते हैं वहां पे। तो हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो मसाले के लिए ये लोग आ रहे थे, ट्रेडिंग करनी थी, कि लोगों को व्यापार करना था। व्यापार करने के लिए अलग अलग कंट्री से लोग हमारे इंडिया में राज करने का खोज रहे थे, सोच रहे थे। ठीक है, तो अब हमने, जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री से पहले भी हम लोग गए थे। तो हमने क्या बात करी थी? आपको पोर्टुगस की बात करी थी। पोर्टुगस मतलब मैंने किसकी बात करी थी? यूरोप की बात करी थी। यूरोप में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लाइक फ्रांस, और फ्रांस के लोग भी उधर बसते हैं। उसके बाद फिर आप डच के लोग हैं, मतलब डेनमार्क के लोग हैं। उसके बाद फिर ब्रिटिश के लोग भी हैं। तो वो सारे लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो पहली बार जो हमारे इंडिया पे जिन्होंने मतलब क्या ट्रेडिंग, व्यापार करना शुरू किया था, वो कौन थे? वो थे पोर्टुगस। कौन थे? पोर्टुगस। और सबसे पहले हमारे जो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया पहुंचा था, कौन पहुंचा था भैया? ये इंडिया का नक्शा है, जो कि मैंने आपको पिछले भी बताया था कि ये देखिए इंटरनेशनल नक्शा है भैया, इस पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, तो पोर्टुगस पहली बार कहाँ आए थे? पहली बार हमारे इंडिया आए थे यूरोपियन, जो यूरोपियन में सबसे पहले पोर्टुगस आए थे। ठीक है ना, पोर्टुगस आए थे कब? आपको भी बता चुका हूं। पोर्टुगस पहली बार जो चला था वो था वास्को डगामा, वीडीजी। ठीक है, वीडीजी 1498 में हमारे इंडिया पे आया था। वहां से उसने बहुत सारे करोड़ों पैसे कमाए थे। पैसे किसके लिए कमाए थे? अपने पोर्टुगस में, क्योंकि वहां पे लोगों को दिक्कत हो रही थी। वहां पे इतनी बर्फबारी हो रही थी, वहां पे सॉइल नहीं थी, उतनी फर्टिलिटी नहीं थी, उपजाऊ नहीं था कि भाई वहां पे वो लोग
क्या उगा सके, खाने पीने की चीजें उगा सके। तो इसीलिए वो अगर अलग अलग देशों की बात कर रहे थे, देश ढूंढ रहे थे, अलग अलग देशों में गए, वहां पे उनको पता चला, जब खोजते खोजते तो पोर्टुगस में जो वास्को डगामा था उसने इंडिया की खोज करी। इंडिया की खोज करने के साथ साथ उसको मिल गया कि वो मसाले का व्यापार करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे, क्या हमको ये भी पता है, हमने पिछली क्लास में ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखिए, ये हमने मैप बात करी थी, ये आपके है वास्को डगामा जी, मामा जी हैं हमारे, यूरोप से चला था, लिस्बन उस जगह के नाम था जहां से कौन चला था, वास्को डगामा चला था। और देखो चलते चलते कहां से पहुंचा था भैया, केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका के सबसे नीचे एक जगह है जिसका नाम केप ऑफ गुड होप था, वहां से वो चला था कहा, कालीकट। कालीकट में देखो जब वो पहुंचने वाला था इंडिया, तो उससे पहले वो भटक चुका था। भटकने के बाद उसको एक मछुआरा मिला था, एक और बीच में उसको सहायक मिला, हेल्पर मिला, हेल्पर ने इसको गाइड किया, गाइड करके उसको कलकत्ता कालीकट पहुंचाया, सॉरी कलकत्ता बोल रहा हूं मैं, कालीकट पहुंचाया। ठीक है, तो यहां से उसने अपनी ट्रेडिंग शुरू करी थी। और आपको पता है कि वास्को ड गामा 3 बार आ चुका था और उसके बाद में मृत्यु कहां पे हो गई, इंडिया में ही हो गई थी। क्यों हो गई थी, मलेरिया के कारण हुई थी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखो, हम लोग बात करते हैं क्या, हमने बोली पहले पोर्टुगस कब आया था, वास्को डगामा वीडीजी आया था। वीडीजी कब आया था, 1498 में आया था। उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे। डच के बाद कौन आएंगे, ब्रिटिश आएगा। ब्रिटिश के बाद डेनिस आएंगे, डेनिस मतलब डेनमार्क के लोग आएंगे, और फिर आएंगे फ्रेंच के लोग। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ पोर्टुगस की, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश और डच की भी। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब आज हम लोग शुरू करते हैं कि हमें पहले बता दिया मैंने आपको क्या, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो डच के लोग थे या पोर्टुगस के लोग थे, पहले पोर्टुगस की ही बात करेंगे। तो पोर्टुगस में पहली फैक्ट्री जो शुरू करी थी, फर्स्ट फैक्ट्री शुरू करी थी ना, आपको भी पता है। फर्स्ट फैक्ट्री शुरू करी गई थी कहाँ, कोचीन में। कहाँ शुरू करी थी भैया, कोचीन में। कब, 1503 में। ठीक है, 1503 में शुरू करी गई थी। किसके द्वारा शुरू करी गई थी, मुझे जल्दी से आप बता दीजिए। ठीक है, आपको पहले भी पता है कि मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन शुरू किया था भैया, फर्स्ट गवर्नर जो वहां का था उसको बनाया गया था, पोर्टुगस की तरफ से एक गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, गवर्नर बनाया गया था, उस गवर्नर का नाम क्या था, वो नाम था अल्मीड़ा। क्या नाम था, जिसको काटा कीड़ा, अल्मीड़ा। जो कि इसका कार्यकाल कब से तो कब तक था, 1505 से लेकर के 1509 तक था। ठीक है, ये था पोर्टुगस का पहला गवर्नर, जो कि भारत देश ने मतलब लोगों का देखभाल, जो पोर्टुगस से लोग आए हुए थे उनका देखभाल इसने किया था, और सारी चीजों का मतलब जायजा लेना, ये सब काम इसका होता था। अब हम बात करते हैं कि अब जब धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, जब वास्को डगामा भी चला गया, तो अब वहां पे बनाया गया सेकंड गवर्नर। कौन बनाया गया, सेकंड गवर्नर। किसकी तरफ से, पोर्टुगस की तरफ से। अब देखिए, यहीं से हमारी कहानी आज की शुरू होती है। पोर्टुगस की तरफ से दूसरा गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, दूसरा गवर्नर जो बना गया था उसका नाम था क्या, उसका नाम था अलबकुरी, अल बुकरेट। ठीक है, अल बकरी, जिसका कार्यकाल था 1509 से लेकर के 1515 तक। ठीक है, 1509 से लेकर के 1515 तक काफी समय तक इसने शासन किया वहां सेकंड गवर्नर के रूप में, और इसने बहुत सारे काम किए। अब इसको बोला जाता है, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही एक्चुअल पोर्टुगस का को फाउंडर फाउंडर बोला जाता है। ठीक है ना, रियल फाउंडर बोला जाता है। अब एक बात समझिएगा, दो चीजें आती हैं, एक होता है फाउंडर और एक होता है रियल फाउंडर भैया। ठीक है, अब हम ये बात समझिए कि रियल फाउंडर और फाउंडर हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, हिस्ट्री में ये आपको जानने को मिलना ही है कि रियल फाउंडर और ये फाउंडर क्या है। ठीक है, अभी समझिएगा कि फाउंडर का मतलब ये हो गया कि जिसने किसी चीज की शुरुआत करी थी। तो शुरुआत यहाँ पे पोर्टुगस की बात करें तो वीडीजी ने करी थी, वास्को डगामा ने खोज करी थी, उसने सारी चीजें ट्रेडिंग करना शुरू किया था। लेकिन जो उस ट्रेडिंग को आगे तक पहुंचाया, बहुत लंबे समय तक राज किया, हमने आपको बताया भी तक है, पोर्टुगस 1961 तक हमारे भारत पे राज कर रहे थे। मतलब 1947 में ब्रिटिश वाले चले गए, उसके बाद भी अभी पोर्टुगस थे हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी 1961 तक चलाने वाले थे, तो वो हमारे पास, उनको हम रियल फाउंडर, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पुश्त है। जैसे अब समझिए, मुकेश अंबानी जियो है, ठीक है ना, उनके ओनर
तो भैया रिलायंस इंडस्ट्री के। तो मुकेश अंबानी उनके पिताजी कौन थे? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया था? उन्होंने कंपनी सेटल करी थी, उन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन अगर वो उनका बेटा अच्छा ना रहता, ठीक है, या उनकी वंशज अच्छी ना होती, तो क्या वो कंपनी को आगे तक चला पाते? तो आज वो एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं, है ना? कौन? मुकेश अंबानी। तो क्यों? इसका कहने का मतलब है कि फाउंडर हमारे जो थे वो थे धीरू भाई अंबानी, लेकिन रियल फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्यों? मैंने आपको फिर से बताया कि वही क्या लेकर के चल रहे हैं, अपनी उस कंपनी को उन्होंने और आगे बढ़ाया। भाई जियो पहली बार तो पहले तो था नहीं, पहले तो रिलायंस के नाम से जाना जाता था, पहले इनके टेक्सटाइल वगैरह की कंपनी चला करती थी, फिर धीरे 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 इन्होंने जियो में लॉन्च किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने मेंशन करी। कौन? मुकेश अंबानी ने। मतलब इसको रियल फाउंडर इसका कौन हुआ? मुकेश अंबानी हुए। इसी तरह पोर्टुगस में पहली बार शुरुआत करी थी वास्को ड गामा ने, लेकिन उसकी एक्चुअल जो नींव शुरुआत तक अंत तक जो अपनी पोर्टुगस की हिस्ट्री को एक नाम दिया था, उसका नाम था कौन? अल्बुकरी। ठीक है, अब हम लोग देखो, इसका नाम तो बड़ा कठिन है, मैं अभी आगे आपको नाम बताऊंगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे अल्बू। ठीक है ना, छोटा सा प्यारा सा नाम देते हैं जिससे हमें नाम याद रहेगा, अल्बू। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। थोड़ा इसका नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, देखो नाम देख रहे हो, पुराने समय की तरह कैसा नाम है, एकदम भाई अजीब सा, एकदम पागलों की तरह नाम रखा है भाई, पता नहीं कैसे बोल भी लेते थे लोग। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इतना बड़ा नाम तो याद करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? अल्बू रखा। ठीक है भैया, इसका नाम हमने रखा अल्बू। अब इसका कार्यकाल हमने बताया आपको 1509 से लेकर के 1515 एडी तक चला। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया था? अल्बू। ठीक है, अब ये देखो, ही वॉज द सेकेंड पोर्टुगस गवर्नर ऑफ इंडिया। सेकेंड मैंने अभी बताया ना कि ये सेकेंड गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन था भैया? पहला गवर्नर मैंने आपको बता दिया है, अल्मीड़ा, जिसका नाम था अल्मीड़ा, जिसको काटा कीड़ा। इसका कार्यकाल था 1505 से लेकर के 1509 तक। ठीक है, उसके बाद ये आया 1509 से लेकर के 1515 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल, क्योंकि भैया अब गवर्नर नए चुने जा रहे हैं ना वहां पे, अब एक कार्यकाल एक लोगों का पूरा हो गया, तो वो अपना फिर से उसने शुरुआत करी, तो दूसरे लोगों को अपॉइंट किया गया, भैया अब तुम ध्यान रखो वहां पे। लेकिन इसने क्या किया कि इसने बहुत सारी चीज इंडिया में करी। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट गोवा में इसका हेडक्वार्टर था पोर्टुगस का, आपको पीछे मैंने बताया था। तो गोवा के ऊपर अब हेडक्वार्टर बनाए रखने के लिए भैया उसके ऊपर कोई दमदार आदमी होना चाहिए ना, वरना कोई और आएगा हटा करके चला जाएगा। तो उसको हटाने के लिए एक्चुअल में जिसने काम किया वो था अल्बू। ठीक है, तो ही इज कंसीडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगस एम्पायर इन द इंडिया। अब इसी को हमने क्या बोला? इसी को रियल फाउंडर बोला गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं ये पेपर में पूछा गया है हर बार आरबी एनटीपीसी के, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको, अल्फांसो डे अल्बुकर्क को ही क्या बोला गया था? रियल फाउंडर किसका? पोर्टुगस एम्पायर का, जो कि इंडिया में गवर्नर के रूप में तैनात था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या ही कॉन्कर्ड गोवा इन 1510 एडी फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर स्टेट, दैट इज यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल खान। अब आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये क्या था भैया? थोड़ा इसको समझने की बात थी कि उस समय बात हुई ये कि भैया बहुत ताकतवर लोग थे वहां पे, बहुत सारे ताकतवर लोग थे। तो इसने क्या किया, जो अल्बू था उसने गोवा पे एकदम अच्छे से राज किया। ठीक है, गोवा पे राज किया। ठीक है, उसने गोवा के एक एरिया जिसका नाम था क्या? बीजापुर। ठीक है, जिसका नाम था बीजापुर, और उस बीजापुर के मतलब एक राजा थे किंग, देखो रुको लिखने दो यहाँ पहले थोड़ा सा। इसके एक राजा थे, इन राजा का नाम था क्या? नाम राजा का था यूसुफ आदिल। क्या नाम था? यूसुफ आदिल। और इनके बेटे का नाम था सन, इनके बेटे का नाम था आदिल। ठीक है ना, यूसुफ, यूसुफ पिताजी थे, उनके बेटे का नाम था आदिल। ठीक है, तो अब ये दोनों अपने राजा थे, इनसे इसने लड़ाई करी, मतलब अल्बुक जो था वो इनसे बहुत लड़ाई किया इसने। लड़ाई करने के बाद इनको हराया, और बीजापुर ने इसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, मतलब गोवा अब एकदम इसके अंडर में हो चुका था। ठीक है ना, तो ये गोवा पे इसने जब लड़ाई जीती, वो ईयर था क्या? 1510। मतलब अब तुम सोचो मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी भैया कि ये 1509 में आया था। ठीक है, ये 1509 में आया था, और इसने 1510 में पूरी तरीके से गोवा पे हावी हो गया था भाई ये।
सोचो कितना तेज तर्रार था भाई, ये बहुत तेज था भाई, एकदम तुरंत तुरंत इसने कब्जा करना शुरू कर दिया। बोला कि अरे यार तुम कैसे रहोगे, अब मेरे से ताकतवर कोई है क्या? तो ये तुरंत यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करके और उसके बाद ये इसने इस पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया बीजापुर पे। तो इसने इतनी जल्दी जल्दी ये सब काम कर रहा था कि इसने पूरी तरीके से इंडिया के उस एरिया में, ठीक है ना, गोवा के एरिया में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज, ही एंड ही एंड द सती प्रथा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा सती प्रथा। भैया ये थोड़ा ध्यान देना, सती प्रथा क्या था? अब जिसको नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी पहले के समय में कि लोग क्या करते थे कि जिसके जिसके हस्बैंड मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनके साथ उनकी बीवियों को भी उसकी चिता पे, उसके हस्बैंड की चिता पे बैठा दिया जाता है। भैया अब तुम क्या करोगे जी के, हैं? तुम जी करके अब क्या करोगे? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। लेकिन एक्चुअल में बात तो ये थी नहीं भैया। एक बात बताओ, पति नशेड़ी हो तो क्या कह सकती है, बीवी को क्यों दोषी दे रहे हो, हैं? लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, है ना। पति पति पियक्कड़ निकल गया तो इसमें पत्नी को दोष दे रहे हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे कि सती प्रथा में ये लोग पति के साथ ही, पति की चिता पे ही अब बीवी को बैठा देते थे और उसके साथ भाला वाला लेकर के खड़े रहते थे। बोलते थे अगर वो भागने लगी, जैसे अब भाई किसी को जलाओगे तो तड़फड़ाएगा, तड़फड़ाने के बाद वो इधर उधर भागेगा, तो भगाने के लिए जब वो भाग रही थी तो वहीं पे लोग भाला लेकर के खड़े रहते, तलवार लेकर के खड़े रहते थे कि भैया तुमको भागना नहीं, तुम इसी में चलो, इसी में चलो। तो ये सारी चीजें होती थी पहले के टाइम पे। तो उसको किसने खत्म किया? इसी अलबू ने खत्म किया पहली बार, ठीक है। तो पहली बार एक गोवा पे इसने एक छत्र राज किया, ठीक है। छत्र राज करने के बाद इसने किस पे बात करी? सती प्रथा को इसने खत्म किया। और कहां पे खत्म किया? इसने सिर्फ अपने एरिया में खत्म किया था, बीजापुर के साइड में, समझ लो गोवा बीजापुर के साइड में इसने एंड किया था। वैसे तो ब्रिटिश वालों ने भी, आगे आप पढ़ोगे तो ब्रिटिश ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें खत्म करी थी, सती प्रथा उन्होंने भी बहुत बैन किया था। वो भी वहां पे बैन किया था जहां पे उनका राज था, ब्रिटिश जहां पे रहे थे, सिर्फ उस एरिया में उन्होंने टोटली बैन किया था। उसके बाद धीरे 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 करते करते हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े आएंगे, तो वो सारी चीजों में भी हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या हुआ था कि ये सती प्रथा पूरी तरीके से एंड पे आ गई थी। तो अलबू ने एक्चुअल में क्या किया? सती प्रथा का भी एंड किया। तो देखो ये सब बहुत सारी चीजें इसने सोची भाई, इसने बहुत सारी चीजें इंडिया के लिए अच्छी भी करी, ठीक है। तो इसने सती प्रथा का एंड किया। तो यहाँ पे हम लोग, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये क्या था, ही कॉन्कर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर स्टेट यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल खान, ठीक है ना। इस्माइल खान, यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल खान उसके बेटे का नाम था। थोड़ा सा देखो गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, इस्माइल खान उसके बेटे का नाम था, ठीक है ना। तो इन दोनों को हरा करके इसने बीजापुर पे पूरी तरह से क्या किया? रूल किया। तो ये तुमको एक बार मैं थोड़ा सा तुमको दिखा देता हूँ। ये देखो कोचीन था यहाँ पे, है ना। कोचीन हमने जहाँ पे पहली फैक्ट्री बनी थी, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी। उसके बाद ये गोवा है, यहीं पे बीजापुर था, ठीक है, यहीं पे बीजापुर, ये एक जगह थी यहाँ पे। इसी जगह पे ये जो आदिल और यूसुफ इस्माइल थे, यहाँ के राजा थे, हुआ करते थे उस छोटे से एरिया के। तो उस एरिया को इसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, लड़ाई वड़ाई करके। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1509 से लेकर के 1961 तक ये सब बात यहाँ पे हुई थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भैया थोड़ा सा। अब देखो और इसने क्या बोला? ही इंस्पायर्ड द पोर्टुगल्स टू मैरी इंडियन वुमेन टू सेट अप परमानेंट पोर्टुगल सेटलमेंट एंड इंक्रीज मिलिट्री फोर्स इन इंडिया। अब देखो, अब बात समझो, हुआ क्या भैया? ये इसने देखो सती प्रथा खत्म किया था ना। अब इसने बात क्या करी थी कि एक्चुअल में इसने पोर्टुगस की महिलाओं से बोला, ठीक है, मतलब महिलाओं से नहीं, वहां के जो आर्मी वाले थे, ठीक है, वो बोले कि जो आर्मी वाले थे, पोर्टुगस के लोग थे, उसने बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम इंडिया की महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे तो तुम्हारे पोर्टुगस के और इंडिया के एक कंबाइन बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी पोर्टुगस की एक आर्मी तैयार कर सकते हैं, एक मिलिट्री फोर्स तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले समय में अगर कभी लड़ाई हुई, कभी युद्ध हुआ, तो उसमें क्या करेगा? काम कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब भैया एक बात बताओ, पहली बात तो इंडिया के पॉपुलेशन में महिलाओं की जनसंख्या पहले ही कम है ज्यादा, मेल ज्यादा है ना, पुरुष ज्यादा है। अगर वो भी महिलाओं को पोर्टुगस वाले ले जाएंगे तो भारतीय
भारतीय पुरुषों का क्या होगा? तो ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई। तो उसने बोला क्या, अलबू ने बोला कि अरे यार क्या क्यों परेशान हो रहे हो, तुम एक काम करो, तुम पोर्टुगस वाली महिलाओं से शादी कर लो। तो अब जब पोर्टुगस वाली, ये देख रहे हो यहाँ यहाँ भैया रासलीला चल रही है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बात ये हुई कि भैया पोर्टुगस वालों ने, पोर्टुगस की महिलाओं ने जब उनको देखा, बोला अरे छी, कैसे कैसे लगते हैं ये लोग, मतलब अच्छे नहीं लगे भैया, इंडिया वाले इतने स्मार्ट होते, पता नहीं कैसे लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया अरे छी तुम कैसे लगते हो, हम तुम लोग से शादी नहीं करेंगे। तो उसने मना कर दिया। तो इधर इंडियन जो मेल थे, जो पुरुष थे, उन्होंने तुरंत बगावत करनी शुरू कर दी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बगावत कर नहीं पाया अच्छी तरीके से, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे शादी इंडियन वुमेन से कर ली, पोर्टुगस वालों ने। पोर्टुगस के जो मतलब आर्मी वाले थे, ठीक है, पुरुष थे, उन्होंने इंडियन वुमेन्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके उन्होंने शादी करना शुरू किया और मिलिट्री फोर्स तैयार करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। तो ये भी एक इसका देखो दिमाग, दिमाग तुम देखो भाई अल्बू का, अल्बू इसीलिए इसको एक्चुअल में फाउंडर कहा गया पोर्टुगस का, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो गवर्नर बना था, वो असली गवर्नर तो ये भैया, ये 30 साल पहले क्या आगे सोच रहा है, सोचो। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा, वास्को ड गामा आए, कमाए और चल दिए, ठीक है, मतलब चल दिए का मतलब निकल लिए, भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब वहां पे जाकर के करेंगे भैया बिस्मिल्लाह, है ना। खैर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, भगवान अल्लाह है, प्रभु है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या हुई कि इसने 30 साल आगे तक की बात सोच ली थी, है ना। इसने 30 साल आगे तक की बात सोच ली। अब इसका मतलब कि भैया ये बड़ा दिमाग वाला है कि नहीं, दिमाग वाला है, तो इसने पूरी तरीके से अपना एम्पायर खड़ा करने की तैयारी कर रही थी, ठीक। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अब इसने बोला कि भैया 1509 से लेकर के 1515 तक, 1509 से लेकर के 1515 तक इसने राज तो करा था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये गया किंग ऑफ विजयनगर, ठीक है, किंग ऑफ विजयनगर। अब तुमको याद होगा, मैंने बताया थे, देखो मैप देखो ध्यान से, ठीक है। किंग ऑफ विजयनगर यहाँ पे याद है ना, क्या यहाँ पे बना था, जब विजयनगर पहुंचे थे लोग, कोचीन पहुंचे थे, तो वहां पे जो पहली बार जो अल्मीड़ा था फर्स्ट गवर्नर, उसने बात करी थी, ठीक है। तो वहां पे कृष्णदेव, यहाँ पे जब इमादी नरसिम्हा हुआ करते थे उस टाइम पे, वास्को डगामा के टाइम पे, मतलब 1498 के टाइम पे, मैं सब पीछे बता चुका हूँ, जिसने अभी वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली एक बार वीडियो देख लेना, सब याद आ जाएगा तुरंत, लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो भूलने वाली बात नहीं, हर वीडियो में हम लोग पीछे का भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे। तो 1498 में वास्को डगामा आया था, उस समय गवर्नर बने थे अल्मीड़ा। तो अल्मीड़ा के टाइम पे जो उस साइड के विजयनगर के, मतलब कोचीन और ये इस साइड के जो गवर्नर थे, उस गवर्नर का नाम क्या था, इमादी, देखो इमादी नरसिम्हा, क्या नाम था, इमादी नरसिम्हा थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने बात करी थी, तो वहां पे फर्स्ट फैक्ट्री खुली थी, ठीक है, फर्स्ट गोदाम खुला था, पहला गोदाम खुला था भैया। कब गोदाम खुला था, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1503 में गोदाम खुला था, 1503 में गोदाम खुला था, ठीक है। अब जब धीरे धीरे भैया जब इनका शासन खत्म हुआ, तो भैया वहां से ये जो राजा थे वो भी तो चेंज होंगे। तो वहां से जब राजा चेंज हुए, तो राजा कौन बना, राजा बने कौन, राजा बने कृष्णदेव, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। देखना ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो कृष्णदेव राय। अब सुना होगा ना वो, देखा जो एक टीपू सुल्तान वाला ये सारी चीजें आती थी, ठीक है, पहले के टाइम पे सीरियल आता, उसमें इनके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो कृष्णदेव राय जो थे, वो वहां के नए राजा बने। कहाँ के बने भैया राजा, विजयनगर के राजा बने बेटा, ठीक है, विजयनगर के नए राजा बन गए। उससे पहले राजा कौन था, इमादी नरसिम्हा थे, ठीक है। तो अब इसके सामने अल्बू के टाइम पे विजयनगर के राजा बने कौन, कृष्णदेव राय। अब बात ये आती है कि अब एक बात बताओ, ये यहाँ पर गया तो ये यहाँ भी तो कब्जा कर सकता था, अल्बू इतना ताकतवर था, इतना दिमाग उसके पास था, क्योंकि उसने बीजापुर को हरा दिया था, वहां के जो राजा थे आदिल वगैरह को, उनको हरा दिया था। लेकिन बात ये है ना कि वो इससे ज्यादा ताकतवर थे, कौन, कृष्णदेव राय, भैया इनसे बहुत ज्यादा ताकत है। अब देखो मान के चलो कि तुम गाड़ी लेकर के चल रहे हो कहीं सड़क पे, और तुम जैसे ही गाड़ी किसी से ठुक जाए और गाड़ी में से कोई पतला सा इंसान निकले, तो तुम भाई एकदम ताकतवर हो, तुम तो मार के गिराओगे, बोले कि अरे चल निकल, तो आया बड़ा लड़ने, है कि नहीं, तुम तो उस वाले को दबा दोगे और वो निकल जाएगा, है कि नहीं, बेचारा छोटा सा बालक होगा एकदम नन्ना मुन्ना प्यारा सा, हम तो छोटे बच्चे हैं, है ना। लेकिन अगर अब यहीं पे क्या होगा, यहीं पे भैया अगर मान लो
कि अभी तुमने गाड़ी ठोकर लगाई है और सीधे गाड़ी में से कोई खाली ऐसा इंसान निकल के आ जाए, थेनोस ऐसा इंसान निकल के आए, तो तुम क्या बोलोगे? अरे भैया ऐसा है, अरे मेरे से गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा अगली बार ध्यान से चलाएगा, हम भी थोड़ा अगली बार ध्यान से चलाएंगे, है कि नहीं? तुम यही तो बोलोगे। अगर ये बोलोगे तो धीरे से बात क्या होगी कि धीरे से बात सलट जाएगी, तुम यहाँ से निकल जाओगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे यही हो रहा था कि भैया कृष्णदेव राय जो थे वो इनसे बड़ा ताकतवर थे, तो इनको पीट पीट के इनका भुजिया बना देते, समझ रहे हो मेरी बात? किसकी? अलबू की। अलबू ना बुब्बू भी नहीं आ पाते यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात? तो कृष्णदेव राय बहुत ताकतवर थे, बीजापुर के लोग थोड़ा कमजोर थे, बहुत डोमिनेट किया उनको, जब डोमिनेट किया तो वहां पे हरा दिया, लेकिन कृष्णदेव राय को हरा नहीं पाया। तो ये यहाँ पे क्या करा, इनसे बोलता, अरे महाराज एक काम कर दीजिए, हमको एक फैक्ट्री दे दीजिए। भैया ये भी तो वो कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा था, व्यापार कर रहा था, तो व्यापार करने के लिए इसको भी बनाना था। क्या बनाना था? फैक्ट्री बनानी थी, मतलब एक गोदाम बनाना था। तो इसने गोदाम बनाया कहाँ? कृष्णदेव राय ने इसको गोदाम बनाने के लिए एक जगह दी जिसका नाम था भटकल। क्या नाम था? भटकल। उस जगह का, गांव का नाम था, एक गांव था उसका नाम भटकल था। भटकल में इसने पहली दूसरी फैक्ट्री ओपन करने की इजाजत दे दी। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि भटकल, ठीक है, भटकल क्या था? सेकेंड फैक्ट्री थी पोर्टुगस की, पोर्टुगस की सेकेंड फैक्ट्री थी, ओपनिंग हुई थी। ये भटकल कहाँ पे है? कर्नाटका की एक जगह है, ठीक है, कर्नाटका का एक गांव है, वहीं पे भटकल जैसा एक गांव था, वहीं पे इन्होंने विजयनगर के जो राजा थे उस टाइम पे कृष्णदेव राय, उन्होंने बोला कि हाँ भैया ठीक है, तुम जाओ यहाँ पे फैक्ट्री, एक गोदाम ओपन कर लो। अब यहाँ से इन्होंने अपना गोदाम में अपना सब सामान वामान और इधर आयात निर्यात करना शुरू कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आओ थोड़ा सा रिवीजन कर लें। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगस पावर इन इंडिया? कौन था भैया? वास्को ड गामा बोल रहे हो क्या? नहीं भैया, गलत है। अल्बू, अल्बू भैया, अल्बू से नाम याद रखो, अल्बू बुब्बू या बुब्बू, है ना? आजकल इंस्टा पे चला है ना बुब्बू डुड्डू, तो उससे भी नाम याद रख सकते हो, अल्बू, ठीक है ना? अल्बू उसका पहला मतलब रियल को फाउंडर था पोर्टुगस का। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया? सती सिस्टम को किसने पहली बार बैन किया इंडिया में? पहली बार कहां पे बैन हुआ था भैया? पहली बार उसने बैन कर दिया था, तो किसने बंद किया था? यहां भी क्या नाम? अल्बू। अल्बू भैया, बुब्बू, ठीक है, इसका नाम मैं एक और नाम दे दे रहा हूँ, बुब्बू, बुब्बू डुड्डू, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात क्या करेंगे, इन विच ईयर डिड अलबुक कॉन्कर गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? मतलब बीजापुर के जो राजा थे दोनों, आदिल और इस्माइल, इस्माइल खान भैया, बहुत हंसते वाले खान थे, तो उनको इसने गोवा, गोवा के जो रूलर थे उनको अलबू ने कब हराया था? कब हराया था बताओ? 1510 में हराया था। मैंने बताया ना कि 1509 से लेकर के 1515, मतलब 1509 में वो आया था और इसने तुरंत 1510 में भैया गोवा पे हथिया लिया एकदम, गोवा को कब्जे में ले लिया था एकदम। सोचो कितना तेज था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब चीजें, मैं सिर्फ वही मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही है। इतना बात समझ में आ गए तो तुरंत लाइक करो, कमेंट करके बताओ भैया हाँ समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, विच रूलर गेव परमिशन ऑफ अलबुक टू एस्टेब्लिश अ पोर्टुगीज फैक्ट्री एट भटकल? भटकल को उसने किसने, किस राजा ने, किस रूलर ने परमिशन दी थी? बताओ, तुरंत बताओ। इमाद नरसिम्हा? नहीं भैया, ये तो पहला था ना, पहला राजा था वहां का। कहाँ का? बताओ जल्दी से, हमको कमेंट करके बताओ, हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो वहां का पहले जो दूसरे हमारे जो राजा थे भटकल के, ठीक है, वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय ने इसको अलाउ कर दिया था कि भैया आ जाओ, सेकंड फैक्ट्री किसकी? पोर्टुगस की सेकंड फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लो, बना लो भैया, पहला दूसरा गोदाम बना लो। दूसरा गोदाम कब बना भैया बता दो जरा हमें, कब बना था? तुरंत बताएंगे, जल्दी से हमें बता दो, ठीक है। अब देखो रिवाइज क्वेश्चन भी है, फिर से एक बार देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग डिड द पोर्टुगस ब्रिंग टू इंडिया? अब देखो यहाँ पे बात क्या करते हैं, अब बहुत सारी चीजें, अब इसके बारे में थोड़ा समझो, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, कहाँ जगह है भैया, थोड़ा जगह देखते हैं, खोजते हैं। हाँ ये तो कुछ हमें जगह मिली है, ठीक है, जगह मिली है। तो अब हम बात करेंगे क्या? अब हम बात करेंगे टोबैको, मतलब किसकी? टोबैको। टोबैको मतलब नशा पत्ती भैया, जुबा पे, जुबा केसरी बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा दिक्कत चला था, बोलो जुबा केसरी, आएंगे खाएंगे और निकल लेंगे, ठीक। अब हुआ क्या था कि अब देखो ये टोबैको वाली बात कहां से आ गई। एक बात, एक समय की बात थी कि जैसे मान लो चाय पत्ती आई,
अब तुम कभी सोचा है कि चाय पत्ती कैसे आई होगी? चाय पत्ती ऐसे आई थी कि ऐसे बैठे हुए थे, अकबर वगैरह बैठे थे और उस समय ऐसे उड़ते हुए चाय की मतलब एक पत्ती आकर के पानी में गिर गई, ठीक है? और पानी में जब पत्ती आकर के गिर गई तो उस पत्ती को इन्होंने पिया और पीने के बाद पता चला टेस्ट बड़ा अलग सा आया, बड़ा बड़ा स्वादिष्ट लगा उनको, मजा आ गया एकदम पी करके, ठीक है? जब मजा आया एकदम लग रहा था कि भैया हम पी रहे हैं एकदम बकार्डी वकार्डी ऐसा टाइप का समझ लो, ठीक है? तो उनको समझ में आया कि ये तो बड़ा टेस्ट अच्छा है, एकदम दिमाग उमाग सर दर्द वर्दर्द गायब हो गया। तो इन्होंने पता चला कि वो भैया थी क्या, चाय की पत्ती थी। तो आपको भी पता है कि चाय की पत्ती कहाँ, पहले चाइना में पहले आई, ठीक है? वहां के लोगों ने खोज करी, देखा, ठीक है? चाय की पत्ती वहां पे गुजरने लगी, होने लगी, वहां से होने के बाद चाइना से होने के बाद ये इंडिया में आई, ठीक है? इंडिया में आपने देखा कि आज के टाइम पे अब चाइना से इंडिया में चाय की पत्ती ज्यादा उगाई जा रही है। तो हर जगह देखो रेड लेबल ताजा, वाह ताज करते रहते हैं सब लोग, ठीक है? ताज नहीं है भैया, वो चाय पत्ती के नाम है, ठीक है? तो अब देखो, अब टोबैको यहाँ पे हमने चाय पत्ती बात करी, इसी तरह अकबर शासन हुआ था, ठीक है? अकबर का शासन हुआ था। अकबर का बेटा कौन, अकबर किसका बेटा था भैया? वो था हुमायूं का बेटा। हुमायूं किसका बेटा था? वो था बाबर का। तो भैया बाबर देखो शासन कर नहीं पा रहा था, धीरे धीरे उसके भी बहुत सारे दुश्मन थे। दुश्मन के बाद फिर हुमायूं आया, हुमायूं भी सही से मैनेज नहीं कर पाया। अकबर आया, अकबर ने बहुत साल तक मुगल शासन चलाया, ठीक है? मुगल शासन इसलिए चलाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ भी बना के रखता था, है कि नहीं भाई? अनारकली भी थी, अनारकली डिस्को चली वाला काम हुआ था ना उस समय, याद होगा सबको। तो उसने क्या किया कि भैया अब उसने हिंदुओं के साथ बड़ा बना करके रखता था। लेकिन अब पोर्टुगस उस समय पे क्या किए, ये जो पोर्टुगस थे, ठीक है, वो गए कहा, अकबर के पास, ठीक है? अकबर के दरबार में गए। अकबर के दरबार में वो लेकर के गए क्या, एक थोड़ा सा खैनी उनी समझ लो, थोड़ा सा खैनी लेकर के गए थे। और खैनी में इन्होंने बोला कि अरे सरकार देखिए एक नई चीज आई है। तो कि भैया उसको क्या करना था, उन लोग को भी, पोर्टुगस वालों को भी वहां पे थोड़ा कब्जा उब्जा करने का सोच रहे थे कि वहां पे जाएंगे, हटाओ भैया इसको हटाओ, अकबर बहुत साल से राज कर रहा है, इसको भी हटाना है, मार गिराना है। तो ये बड़ा दिमाग लगा है पोर्टुगस वाले, ठीक है? पोर्टुगस वाले दिमाग लगाए। तो ये टोबैको मतलब ऐसे ही पत्ती उत्ती लेकर के गए थे थोड़ी, एकदम पूरा इसको कैसे, गुटखा उटका भैया मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता नहीं, बस देखा है एक चाचा लोग रोड पे रगड़ रहे थे बड़ा अच्छे से, ठीक है? तो अकबर क्या किया, अकबर के पास ये लोग लेके गए पोर्टुगस वाले। पोर्टुगस वाले अरे बोले कि जनाब ये देखिए हमने कुछ लाए हैं बहुत अच्छा। बोले अरे क्या लेकर के आए हो, हटाओ ये सब फालतू की बात कर रहे हो। बोले अरे ये खा करके देखिए बड़ा स्वादिष्ट है। बोले अरे तुम कुछ भी खिला दोगे, हम खिला दोगे, अभी पता चला मैं मर मुर आ गया तुम लोग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया तो, है कि नहीं? लेकिन बात ये थी कि ऐसा नहीं था, ये धीरे धीरे उसको मनाने लगे। अकबर को बोले अरे सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, आप इसको एक बार चख करके तो देखिए, चख लेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, पूरे दिन रात आपको एकदम बढ़िया लगने लगेगा, ठीक है? हमें जीवन भर याद रखेंगे। तो अकबर बोला यार भैया ऐसा क्या, इतना मुझे मना रहे हैं, एक बार लाओ चख के देख ही लेते हैं, थोड़ा सा चख लेंगे क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा चखा, किसने, अकबर ने। थोड़ा सा जब चखा तो उसको बड़ा मजा आ गया, एकदम एकदम भैया महक रहा है बढ़िया एकदम, है पूरी दुनिया से एकदम लग रहा है कि वो गायब हो गया, वहीं कुर्सी पे सिंहासन पे बैठे बैठे एकदम बढ़िया। बोल रहा है कि अरे, उनको उठाने लगे लोग, बोले कि अरे भैया उठिए, अरे हुजूर, अरे हुजूर उठिए। लेकिन हुजूर उठ ही नहीं रहे हैं, वो एकदम अपने लग रहा है कि एकदम चरम सुख पे हैं अपने, समझ रहे हैं? तो एकदम चरम सुख पे हैं। तो लेकिन इतना इतना लोगों ने बोला कि अरे जनाब उठिए, अरे जनाब उठिए, हुजूर उठिए। लेकिन उठ ही नहीं रहे थे भैया, बहुत धक्का मारा गया, उनको लात घुसा चलाया गया। बोला कि अरे सर जनाब उठिए, वो एकदम बेहोश हो गए। तो पहली बार टेस्ट किया था वो। अब तुम ही समझो ना कि पहली बार कोई दारू पिएगा तो क्या होगा, उसको थोड़ी सी भी दिखाओगे, थोड़ा सा भी पिला दोगे तो उसको लगा रहे भैया बहुत नशा हो जाएगा, नशा हो जाएगा, है कि नहीं? अब जो पीते हैं उनको ज्यादा पता होगा ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, थोड़ा दोस्त यार बैठे रहते हैं तो पता चल जाता है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पीते हैं तो उनको लगता है कि अरे मुझे चढ़ गई है, ठीक है? तो उसने भी ऐसा फील किया था, ठीक है? उसने बड़ा अच्छा फील किया। तो पोर्टुगस वालों ने क्या किया कि उसको खिलाया, और धीरे धीरे खिलाते हुए भैया उसको हो गया नशा, है उसको, किसको, अकबर को हो गया नशा पूरी तरीके से। अब वो एकदम भैया अपनी नशे में है। उसने बोला कि भैया लाओ मंगाओ, क्या मंगाओ, तंबाकू मंगाओ, पूरा बोरे का उसने लेकर के चल दिया, ठीक है? अकबर पूरी तंबाकू अपने साथ लेकर के चल दिया। उसके बाद आगे जब लेकर के गया तो भैया इसका जो बेटा था, किसका, अकबर का बेटा था, अकबर का बेटा था जहांगीर, है ना? जिसको, जैसे भैया जहांगीर भी तो अकबर का बेटा है, अकबर का बेटा जहांगीर। तो ये क्या हुआ कि
अब अकबर से ज्यादा तो नशेड़ी ये निकल गया, समझो मेरी बात। अकबर से ज्यादा, क्योंकि ये पॉकेट से, पापा की पॉकेट से पुड़िया चुरा के लेके जाता था, ठीक है, पुड़िया चुरा के लेगा, ये अब्बू क्या रखे हैं, अब्बू अब्बू करते हुए पप्पू बना गया अब अब्बू को, ठीक है। अब्बू के पॉकेट से निकाल के लेकर गया, सूंघने लगे, ठीक है, धीरे धीरे सूंघते 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 ये तो बड़ा नशेड़ी हो गया जहांगीर। अब उसको मजा आने लगा, क्योंकि आगे तो भैया यही बनने वाले थे शासन, है ना, मुगल एम्पायर बनने वाला था। जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये शहंशाह बने, शहंशाह बनने के बाद इन्होंने बोला अरे भैया अब तो मेरे हाथ में सब कुछ है, अब ऐसा एक काम करो, तुम बाहर से क्यों लेकर के आ रहे हो ये तंबाकू बाहर से क्यों लेके आ रहे हो, इसको तुम उगाओ इंडिया में। कहा उगाओ? इंडिया में। तो इन्होंने क्या करा, पूरे जहांगीर ने इसको की पूरी खेती करा दी पूरे इंडिया में, इसकी अलग अलग जगह खेती कराई, और तंबाकू ये जो था, चरस गांजा ये सब उगाना शुरू कर दिया। धीरे 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 लोग खाना शुरू किए, समझ रहे हो। अब कौन लोग, इंडिया के भी लोग तो खाना शुरू हुए, उसके जो आते थे वहां पे, उसके महल में आते थे लोग, महल में आते थे, मीटिंग में आते थे, वहां पे जब वो लोगों की कार्रवाई होती थी मुगल एम्पायर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, तो उस समय करते क्या थे कि बड़ा खा खा के पच पच किया करें, कहाँ पच पच किया, कभी कभार जहांगीर का मुंह ही पर थूक दे बात का, और भैया कैसे हो, कैसी बात कर रहे हो, तो ऐसे करते करते हमारे पच्चे से मुंह पे, ठीक है। और जब कहे कि अनारकली कैसे नाचेगी, आज तो अनारकली मजा ही नहीं आ रहा है नाचे में, अब तुमको आवाज समझ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा मजा लेकर के सोचो कि क्या उसने कहा। उसने बोला कि भैया कि लोग जो आते थे वो खाते रहते, तो वो लोग भैया, क्योंकि अब तो पूरे इंडिया में फैल गया है ना तंबाकू, जब तंबाकू पूरे इंडिया में फैल गया तो लोग खाना शुरू कर दिए। अब खाना शुरू कर दिए तो हर जगह देखो, पान वान खाते हो या तंबाकू खाते हो तो लोग थूकते रहते हैं, पच्चे पच्चे, पूरी रोड गंदी कर दिए, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अब सफाई अभियान चलाना पड़ा है कि नहीं। तो लोगों ने यही काम करना शुरू किया, ठीक है। क्या करते थे कि पूरा महल इसका, जहांगीर का, इस इन्होंने लोगों ने गंदा करना शुरू किया। जब तो जहांगीर गुस्सा गए, अब ये तो ज्यादा हो रहा है तुम लोग का, ये काम करना नहीं है, तुम लोग बार बार पूरा महल मेरा गंदा कर रहा, हम कितना सफाई कराए, तो इसको बंद करो बंद करो बंद करो। तो इसने क्या कर दिया, बंद कराना शुरू कर दिया। अब ये जो तंबाकू था पूरी तरीके से बैन हो गया यहीं पे। तो किसने बंद कराया, जहांगीर ने बैन कराया। तो अब ये देखो, हम थोड़ा क्वेश्चन की बात करते हैं ना, क्वेश्चन कहाँ गया हमारे पास, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डिड पोर्टुगस ब्रिंग टू इंडिया, क्या लाए थे वो, तंबाकू लाए थे, लेकिन साथ ही साथ आर्किटेक्चर भी लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द वो, मतलब इसका था क्या, गौतुक आर्किटेक्चर आपने देखा होगा बहुत जगह, क्या है, एक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारा मंदिर का, हिंदुओं का जो होता है, हिंदुओं का होता है वो एकदम ऐसे होता है ना, कर्व टाइप का, ठीक है। और जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका जो, उनका जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो मस्जिद होती है वो देखो गुम्बद टाइप की बनी होती है ना, गुम्बद टाइप की बनी होती है। तो ये क्या था, ये सब आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर है, वो कहाँ से लाया गया था, ये सब पोर्टुगल से लाया गया था, ये नक्शा बनाया गया था, वहां के लोग बड़ा अच्छे से डिजाइनिंग डिजाइनिंग करते थे, वहां के महल वगैरह बड़ा अच्छे से बना करते थे। तो तुमने ऐसे, जो क्या कहते हैं, तुम ये समझो, जो हमारा ताज होटल है मुंबई वाला, ठीक है, जहाँ 2008 में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां की खिड़की, वहां की खिड़की वगैरह भी क्या था, वहां का खिड़की वगैरह का भी डिजाइन वगैरह वैसे ही बना हुआ था। तुम उसके बाद वहां देखो, जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है, मुंबई का रेलवे स्टेशन है शिवाजी टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल पे भी देखो, ऊपर ऊपर जाओगे तो ऐसे बने होगा, प्लस का साइन बना होगा ईसाई लोगों का। तो वहां पे यूरोप में क्या थे, यूरोप में ईसाई लोग तो थे, और ईसाई लोग बड़ा आर्किटेक्चर वगैरह में बड़े तेज होते थे, ठीक है ना। तो वो बड़ी अच्छी डिजाइन डिजाइन बनाते थे, तो वहां से आकर के इन्होंने इंडिया में भी थोड़े बहुत डिजाइन बनाना शुरू किए। तो डिजाइन बनाते बनाते ये सारी चीजें बनी। तो पोर्टुगस और क्या लाए थे, आर्किटेक्चर भी लाया था, और एक तरीके का प्रिंटिंग प्रेस भी बनता था। तो तुम्हारा ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। मैंने टोबैको की कोई कहानी सुना दी तुमको, आर्किटेक्चर भी बता दिया, प्रिंटिंग प्रेस भी बता दिया। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आया था ये आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या आया भैया, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली क्या था, हमने बात करी थी क्या, हमने बोला था कि पोर्टुगस पहली बार आए थे, ठीक है। पोर्टुगस पहली बार आए थे, कब आए थे, 1498 में, वास्को डगामा के थ्रू, है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे कौन आया, फिर डच आए, ठीक है। डच के बाद फिर ब्रिटिश आए, डच के बाद कौन आया, ब्रिटिश आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं स्टार्टिंग में चलता हूँ, हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। देखो कहाँ गया भैया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, थोड़ा दे भाई। हाँ देखो, अब यहाँ देखो, पोर्टुगस पोर्टुगस आए,
ठीक है, पोर्टुगस पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए। अब देखो पोर्टुगस का पहले अब लड़ाई हुआ था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ भी, क्योंकि ब्रिटिश जब हावी होना शुरू हो गई, ठीक है, अब वो तुम बोलोगे कि भैया सर ये जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था बैटल, किसका बैटल था, वो था ना शांति वाला, कौन सा शांति बता दो जरा हमें, ब्लू वाटर पॉलिसी, किसकी बात करी थी हमने, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जहां पे मैंने बताया नहीं था आपको पिछले वीडियो में कि भैया शांति तो बहुत बोला गया कि हाँ इसको आराम से नौसेना की तरह तैनात करो, और सबको पिछले जो यूरोप यूरोप वाले हैं जो और लोग इंडिया में आना चाहते हैं उनको उनको आने नहीं देना है, सिर्फ पोर्टुगस वाले आएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए इसने क्या करी थी, आर्मी तैयार करी थी और ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी गवर्नर ने वहां के, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। धीरे धीरे आर्मी जो थी वो क्या होने लगी, ये जो आर्मी थी इनकी, ये जो आर्मी थी वो कमजोर होने लगी। कमजोर होने के साथ साथ धीरे धीरे ब्रिटिश राज करने लगी। ब्रिटिश ने पोर्टुगस के साथ लड़ाई करी, जीता कौन, ब्रिटिश, ठीक है। अब जब ब्रिटिश जीती तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बैटल ऑफ स्वाली। अब देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ ये देखो, बैटल ऑफ स्वाली, द वॉर टुक प्लेस बिटवीन द इंग्लिश एंड द पोर्टुगस इन 1611 से लेकर के 12 एडी इन इंडिया ड्यू टू द इंटेंस ट्रेड कंपटीशन अमंग देम विच पोर्टुगस वेयर डिफीटेड। मतलब भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच तीव्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1611 से लेकर 12 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगालियों की हार हुई। तो अब समझो मेरी बात को, बैटल ऑफ स्वाली उसी को कहा जाता है जब पोर्टुगस पोर्टुगस और किसके बीच में, ब्रिटिश शासन के बीच में। ब्रिटिश वाले भी क्या करने लगे भैया, धीरे धीरे जब दुश्मनी होने लगती है, ठीक है, अब बोलते हैं ना लोग कि वहां पे ब्रिटिश वाले बोले कि भैया यही लोग जी रहे हैं, यही लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे, क्योंकि पोर्टुगस ने तो बहुत पैसा कमाए थे, करोड़ों पैसा कमाए थे, खूब वहां पे व्यापार कर रहे थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिश वाले भी जेलसी होने लगी उनको कि इतना यार ये लोग कमा रहे हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये लोग अपनी आर्मी लेकर के चलने लगे। अब जब अपनी आर्मी लेके चलने लगे तो यहाँ पे जो नौसेना थी किसकी, पोर्टुगस की जो नौसेना थी वो पड़ने लगी कमजोर। वो पढ़ने भाई एक टाइम बाद तो सब लोग कमजोर होने लगते हैं, जब आप उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे और लोग नहीं जोड़ोगे तो कमजोर नहीं हो जाएगी। तो कमजोर होने लगी तो पोर्टुगस की सेना को ब्रिटिश ने हरा दिया। 1612 से लेकर के ये 1611 तक ये पूरा चला था, ठीक है, और उसमें पोर्टुगस की आर्मी को ब्रिटिश वालों ने हरा दिया और यहाँ शासन करने लगे। अभी हम डच की भी बात करेंगे। तो उसी जो बैटल हुआ था, ये जो पोर्टुगस और ब्रिटिश के बीच में बैटल हुआ था 1611 से लेकर 1612 तक, उसी को हम कहते हैं क्या, बैटल ऑफ स्वाले, बैटल ऑफ स्वाली कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पूरी कहानी कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे खत्म हुए, कौन चाचा बना कौन मामा बना, ये सब की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, बैटल ऑफ स्वाली टुक प्लेस बिटवीन विच टू यूरोपियन पावर्स, ब्रिटिश एंड पोर्टुगस, किसके बीच में, ब्रिटिश और पोर्टुगस के बीच में हुआ था। तो आंसर ये हमारा हो गया। अब देखो बात आई किसकी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बात आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या, अब यहीं पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ पे समझेंगे कि देखो यहाँ पे था यूरोप, थोड़ा समझो ध्यान से, यूरोप है ना भैया, यूरोप था, और ये था इंडिया हमारा, है ना, इंडिया का नक्शा, इंटरनेशनल नक्शा, ये था इंडिया, ठीक। अब यहाँ पे इसके अंदर तो बहुत सारी कंपनी थी, ठीक है, बहुत सारी कंपनी थे। ये था पोर्टुगस, ये समझो, मैं लिख देता हूँ इसको अलग से थोड़ा सा, है, ये पोर्टुगस था, ये फ्रांस था, ब्रिटिश था, ये डेनमार्क था, है ना। अब देखो पोर्टुगस तो पहुंच गई थी भैया, है ना, अफ्रीका के रास्ते वास्को ड गामा इंडिया पहुंच गए, वहां से सारी शुरुआत हो गई। अब पोर्टुगस तो अपना पूरा एम्पायर एम्पायर बना रहे थे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे इन फ्रेंच वालों को भी दिक्कत होने लगी, ब्रिटिश वालों को भी दिक्कत हो गई, और डच वालों को भी दिक्कत। तो डच वालों में क्या हुआ कि एक होती है यूरोप के अंदर, मतलब एक ये अलग अलग कंपनी हुई, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर अलग अलग कंपनी, मतलब डच के अंदर भी, मतलब यूरोप के अंदर भी एक कंपनी थी, ठीक है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंपनियां, एक इतनी सारी कंपनियां। अब भाई जाए तो जाए क्या, कि हम लोग को भी जाना है, और इंडिया में क्या करना है, इंडिया में हमें व्यापार करना है, तो हमें भी खूब सारा पैसा कमाना है पोर्टुगस की तरह। लेकिन अब बात क्या हो रही थी कि इतने सारे लोग चले जाएंगे भैया तो डिवाइड होने लगेगा ना सब ये। अब देखो समझो, अगर अलग अलग लोग राज करने लगेंगे तो सब अपने बारे में ही सोचेंगे, पूरे पूरे कंट्री के बारे में कौन सोचेगा। तो कोई एक लोग जाएंगे तो एक बात करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, अब ये ईस्ट इंडिया क्यों कह रहे हैं, पहली बात ईस्ट इंडिया इसलिए क्योंकि यूरोप के लोग कहाँ चाहते थे, कम ईस्ट इंडिया, इंडिया ईस्ट वाले साइड में, इंडिया के ईस्ट वाले साइड में ये लोग जाकर के ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया।
और डच ने इसमें क्या हुआ कि डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी थी, वहां के कोर्ट थी, वहां के असेंबली थी, वहां की असेंबली के साथ मिलकर के मतलब यहाँ पे बनाया क्या था, जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी। समझो, जॉइंट कोऑपरेटिव। थोड़ा इसको रुको मिटा देते हैं, तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा ऐसे, है ना। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये देखो समझो। वहां पे डच में बनाया था क्या, जॉइंट जॉइंट कोऑपरेटिव जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी। अब ये समझो कि जॉइंट, तुम पूछोगे जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी क्या है, ये डच में बनाया गया था, ठीक है ना। डच की एक कंपनी का नाम था। जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, और एक होती है जॉइंट कंपनी। ठीक है, जॉइंट कंपनी क्या होती है, जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी वहां होती है जहां पे छोटे छोटे उस लोकल एरिया के लोग पैसा मिला करके, पूंजी अपनी लगा करके एक नई कंपनी खड़ी करते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जैसे अडानी अंबानी, टाटा लोग। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है। अब देखो, जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे इंडिया में अमूल। यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे व्यापारी लोग जो थे, उन्होंने अपना पैसा मिला करके एक नई कंपनी खड़ी करी थी, उसका नाम था जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी। ठीक है, उसको ही हम जॉइंट कोऑपरेटिव कहते हैं। इसी तरह डच वाले भी मिल करके क्या किए थे, एक अपनी कंपनी खड़ी किए थे, और वहां की असेंबली के साथ वो मिल करके उन्होंने बोला कि एक काम करिए सर, हमें हमें ही बोलिए, क्योंकि और भी सारी उसके अंदर कंपनी भी थी ना, डच में, यूरोप में और भी सारी कंपनी थी। वो बोलती थी हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अगर सबको मौका दे देंगे भैया तो कोई नहीं जाएगा, है कि नहीं। लड़ाई होने लगेगी, युद्ध होने लगेगा, यहाँ भी आपस में ही लड़ने लगेंगे। आपस में लड़ने से अच्छा है कि इन्होंने बात करी और बोला कि एक काम करिए, वहां के असेंबली के साथ उन्होंने बात करी और बोला कि एक काम करिए, मुझे भेजिए, हम लोग को भेजिए, हम जाएंगे कमा करके लाएंगे, और हम इंडिया में मतलब पोर्टुगस में पूरी तरीके से पोर्टुगस को और सबको खत्म करके अपना राज वहां पे एक छत्र राज करेंगे। तो एक छत्र राज मतलब इन्होंने वहां की जो कंपनी थी, असेंबली थी, वहां की असेंबली ने, यहाँ समझो, ये देखो लाइन बना रहा हूं, असेंबली थी, जो वहां की असेंबली थी, मैं लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, वहां की जो असेंबली थी, इनको 21 सालों के लिए, मतलब कितने सालों के लिए भैया, कितने सालों के लिए, 21 सालों के लिए मोनोपोली दी। मोनोपोली मतलब एक छत्र राज, एक छत्र राज, यहां लिख दे रहा हूं भैया, एक छत्र राज, है ना, एक छत्र राज दिया इन्होंने, मोनोपोली दी। और मोनोपोली की वजह से वो 21 साल तक वहां पे गए, अपना ट्रेडिंग वगैरह करने का काम इन्होंने किया था। तो ये देखो, आओ हम लोग देखते हैं थोड़ा क्या है डच इंडिया, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो डच आर द इनहेबिटेंट ऑफ हॉलैंड। अब हमें पता है, हमने बता भी चुका हूं कि हॉलैंड डच जो थे, वो डच किसके थे, नीदरलैंड, नीदरलैंड के साइड के। नीदरलैंड के साइड मतलब हॉलैंड भी कहा जाता था पहले के टाइम पे, है ना, हॉलैंड भी कहा जाता था। और ये शुरुआत कब किया था इन्होंने, 1602 में। 1602 में इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। बनाया क्या था, इन्होंने बनाया था एक जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी, जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी बनी थी। यही मिलकर के 21 सालों की इनको मोनोपोली अलॉट हुई थी वहां की असेंबली के द्वारा। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग करने के लिए, किस क्या करने के लिए, 21 साल, 21 ईयर फॉर ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने के लिए, किस क्या करने के लिए, व्यापार। ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो ये तुम्हारे पास इसका थोड़ा नॉलेज हो गया। तो देखो, कैपिटल, द डच आर द इनहेबिटेंट ऑफ हॉलैंड नीदरलैंड, इट वाज जॉइंट कैपिटल। जॉइंट कैपिटल में तो कोऑपरेटिव कंपनी, देखो मैंने बता दिया, कोऑपरेटिव कंपनी स्टैब्लिश्ड इन 1602। कब स्टैब्लिश हुई थी जॉइंट कोऑपरेटिव, 1602 में। छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा, मतलब छोटे छोटे लोगों के द्वारा जो व्यापार करते थे उस जगह पे, वो लोग मिल करके कंपनी खड़ी की, जिसको हम लोग ने क्या कहा, जॉइंट कैपिटल या जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी। तो डच लोग हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी हैं। ये 1602 ईस्वी में स्थापित एक संयुक्त राजधानी सहकारी कंपनी थी, उसी को क्या कहते हैं, सहकारी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इस कंपनी को डच संसद द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, पूर्वी देश मतलब ईस्ट कंपनी, जितने भी ईस्ट कंपनी थी उनके साथ व्यापार करने के लिए अप्रूवल दिया गया था। मैंने बताया ना, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक साथ पूरी तरीके से मोनोपोली राइट दिया गया था। कल कितने साल के लिए, 21 साल के लिए, 21 वर्षों के लिए एकाधिकार, मतलब मोनोपोली का मतलब क्या, एकाधिकार, जिसको एक छत्र राज भी कह रहे हो। ठीक है, एकाधिकार दिया गया था कि हाँ भैया आप ही जाइए, आप जाइए व्यापार करके आइए, हमारे यहाँ पैसा लेकर के आइए और थोड़ा खान पान भी लेकर के आइए, कंट्री की जो आर्थिक व्यवस्था उसको सही करिए। तो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड इन 1605 एडी एट मसूलीपट्टनम। अब यहाँ पे ये जो लोग थे, इन्होंने डच लोग ने क्या किया, अपनी एक नई कंपनी खड़ी करी है। देखो यहाँ पे तुमको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैप में देखो,
ये डच वालों की कंपनी थी। ठीक है, ये जब आए तो कहाँ पे आए, ये कलकत्ता की साइड में, थोड़ा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र पड़ता है, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश के साइड में। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश के साइड में, ठीक है ना। तो इसको और क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये देखो मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, ये मछलीपट्टनम, ये देखो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहते हैं इसको, मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की साइड में पड़ता है। ठीक है, वहां पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू करी, अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई। पहली फैक्ट्री हम पोर्टुगस ने भी शुरू करी थी। पहली फैक्ट्री पोर्टुगस ने कहाँ शुरू करी थी, कोचिन में शुरू करी थी। दूसरी फैक्ट्री जो अल्बू था वो शुरू किया था कहाँ पे, गोवा में शुरू किया था। अब डच वाले जब आए, जब डच वालों की यहाँ पे अब शुरुआत हुई, अब वहां पे देखो पोर्टुगस की बात खत्म हुई, अब हम डच की बात कर रहे हैं। तो डच वालों की जब शुरुआत हुई, उन्होंने अपनी जो 21 साल की उनको मोनोपोली मिली, उस 21 साल की मोनोपोली में इन्होंने शुरुआत कहाँ की, अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री डच की मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के पास शुरू करी थी 1605 में। पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। उसके बाद ब्रिटिश और डच के बीच में, अब समझो ब्रिटिश और डच के बीच में एक लड़ाई हुई थी। यहाँ देखो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी पोर्टुगस ने पहली फैक्ट्री कहाँ शुरू की थी, कोच्चि में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, गोवा में। और डच डच ने कहाँ शुरू करी, मछलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री बनी, जिसका नाम क्या था, पुलिकट, जिसका, और ये कहाँ पे, पुलिकट कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के साइड भी पड़ता है भैया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। अब ब्रिटिश वाले थे तो सूरत में, कलकत्ता में, ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बात ये है कि अब डच वाले भी आए, है ना। देखो पोर्टुगस आया, पोर्टुगस की ब्रिटिश वालों से लड़ाई हुई, जहां पे कौन जीता, ब्रिटिश वाले जीत गए भैया। कौन जीता, ब्रिटिश वाले जीत गए। उसके बाद अब डच वालों की भी ब्रिटिश वालों से लड़ाई हुई। ठीक है, ब्रिटिश की डच से भी लड़ाई हुई, क्योंकि भैया ब्रिटिश वाले एकदम ताकतवर बनने चले जा रहे थे, उन लोग को कमजोरी पता चलती चली जा रही थी, वो हावी होने लग रहे थे। तो धीरे धीरे जब हावी होने लगे तो डच वालों को भी हराने लगे। जब डच वालों को हराने लगे तो उस आर्मी को, मतलब उस लड़ाई को, उस बैटल को हम क्या कह रहे थे, बेद्रा, बैटल ऑफ बेद्रा। ठीक है ना, बैटल ऑफ बेद्रा को ही क्या कह रहे हैं, बैटल ऑफ बेद्रा को ब्रिटिश वर्सेस डच की लड़ाई कह रहे हैं। युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में, तो उसको हम बेद्रा कह रहे हैं। और जो ब्रिटिश ब्रिटिश और प्लस पोर्टुगस के बीच में लड़ाई हुई थी, उसको हम क्या कह रहे हैं, बैटल ऑफ स्वाली कह रहे हैं। बैटल ऑफ स्वाली, देखो बैटल ऑफ स्वाली हमने पीछे पढ़ा था, है ना। बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में, ब्रिटिश और पोर्टुगस वालों की कहते हैं। और बैटल ऑफ डच किसको कहते हैं, बैटल ऑफ बेद्रा को कह रहे हैं, ब्रिटिश और डच के बीच में। और ये कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। बेद्रा कहाँ पड़ता है भैया, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कब हुआ था, कब हुआ था ये लड़ाई, 1759 में। कब हुआ था, 1759 में। 21 साल के लिए उनको बोला गया था। 1605 में, देखो भैया 1604 में मैंने बताया ना तुमको, 1604 1602 में ये आए थे। ठीक है, 1602 में डच वालों से शुरुआत करी। ठीक है, डच वालों का बताया ना मैंने, 1602 में इन्होंने ज्वाइंट कोऑपरेटिव बनाया था। ज्वाइंट कोऑपरेटिव बना करके इन्होंने धीरे धीरे, देखो कोई चीज तुरंत शुरू नहीं हो जाती है ना, धीरे धीरे शुरू होते हैं, जैसे पोर्टुगस वाले शुरू किए थे, है ना। तो 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। और ये जो लड़ाई हुई थी, बहुत बहुत समय बाद धीरे धीरे काम, 21 साल काम किया। 21 साल काम करने के बाद 1759 में, 1759 में इन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, बैटल हुआ बेदरा का, और वहां भी कौन जीता, देखो ब्रिटिश जीत रही है भाई, यहाँ भी ब्रिटिश जीत रही है, बहुत ताकतवर होती चली जा रही है ब्रिटिश। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे देखो ये सब देख रहा हूँ, मछलीपट्टनम, यहाँ पे पूरी लड़ाई हुई, कलकत्ता के पास ये सब लड़ाई हो रही थी, और यहाँ पे लड़ाई में भी ब्रिटिश हावी होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड बाय द डच इन इंडिया, पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, तो हमने बात करी थी मछलीपट्टनम में। तुरंत आपको पता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द डच, कौन सा ब्रिटिश और डच के बीच में, डच के बीच में कौन सी लड़ाई हुई, बताओ, बेद्रा की लड़ाई हुई। और स्वाली की लड़ाई कब हुई थी, स्वाली की लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और पोर्टुगस के बीच में, किसकी, पोर्टुगस के बीच में। ठीक है, ये चीज याद रखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, द डच पार्लियामेंट ग्रांटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली राइट ट्रेड विद इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए जो डच की पार्लियामेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली कितने साल के लिए दी थी, मैंने बताया था ना 21 साल के लिए। 21 साल इन्होंने काम किया, यहाँ पे 21 साल की मोनोपोली मिली कि जाइए आप ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंडिया में जाइए और ट्रेडिंग करके
आइए, क्या करके आइए भैया, ट्रेडिंग करके आइए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और आज का लेक्चर देखो यहीं पे अब क्या हुआ, खत्म हुआ। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने पोर्टुगस की बात करी, पोर्टुगस की लड़ाई भी ब्रिटिश से हुई, है ना, और फिर ब्रिटिश की लड़ाई और डच से भी हुई। तो धीरे धीरे देख रहे हो ब्रिटिश वाले कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग आगे अभी धीरे धीरे और पढ़ते चलेंगे और इसी साथ वीडियो के साथ बने रहिए। आपको मजा आया हो वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट करके जो बताए। कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा इस इस फ्री लेक्चर का थोड़ा लाभ उठाने दीजिए भैया। तो आप लोग को कुछ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब कैसे करना मुझे नहीं पता, बस हो जाना चाहिए भैया लोग। ठीक है मेरे भाई बंधु लोग, आप ही लोग की वजह से तो हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हिम्मत मिल रही है कि हम लोग नए नए लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, आगे और कहानियां पढ़ेंगे इसी तरह इंटरेस्टिंग और थोड़ा कुछ अच्छे अच्छे भाव के साथ हिस्ट्री को पढ़ते चलेंगे और इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। बिल्कुल बोर नहीं होना है, एकदम बने रहना है और आरआरबी का एग्जाम पूरी तरीके से निकालना है भैया। इस बार आरआरबी निकालना ही है, ये मान लो, एकदम ठान लो कि हिस्ट्री तो एकदम दबोच देंगे इस बार। क्या करेंगे, दबोच देंगे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।